टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या है कुछ ध्यान से देखिए। जैसे कि अभी हमने लिया था कि एक चार्ज है, चार्ज के चारों ओर का फील्ड है। एक टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस ए पॉइंट पर ले आए। क्लियर? यहां पर तो जब ये यहां पे आया तो इस समय इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, ए पर है, तो इसको हम वी ए बोल सकते हैं। ठीक, अब हमको इस टेस्ट चार्ज को उठा करके ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे ले आना हो। ठीक, तो यहां पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल करके वी बी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर यहां से यहां लाना है तो अब हमें फिर से इस पे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के यहां पे हमको वर्क डन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वर्क डन देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको भी हम केवल उसी तरीके से देखेंगे। सपोज कि ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है और बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इतना निकल जाएगा। ये निकल गया। क्लियर? ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक तो ये तरीका है कहने का। दूसरा तरीका क्या है? चलिए पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन याद कीजिए। हमने क्या कहा था कि एक यूनिट चार्ज को, फॉर्मूला क्या था याद कर लीजिए फिर से, जस्ट इसके पहले वाला टॉपिक। एक टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा था वही हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सेम वही काम उसी टेस्ट चार्ज पर हम ये काम कर रहे हैं, यानी वही यूनिट चार्ज है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। क्लियर? लेकिन कहानी जो अब तक ये थी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से ले आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, अब बाहर का कोई केस नहीं है। अब बाहर का कोई केस नहीं है। एक चार्ज है, इस चार्ज का ये फील्ड है, इसके इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम चार्ज को ले आ रहे हैं, इसी क्यू चार्ज को, जो कि यूनिट चार्ज। क्लियर? अब इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हम देंगे, भाई V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q नॉट होता है। और V जो है एक्चुअल में वो कितना होगा, VA माइनस VB के बराबर होगा। VA माइनस VB के बराबर होगा। और VA माइनस VB यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू ये भी W अपॉन में Q। ठीक, लेकिन इस समय ये जो W और Q है वो क्या है, कुछ ध्यान समझिएगा, वो A पॉइंट से B पॉइंट तक, ठीक, A से B तक लाने में इस चार्ज को जितना काम किया गया है वो है ये W। क्लियर? तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करते हैं हम, जितना वर्क डन करते हैं, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो आइए इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is equal to the amount of work done for bringing a unit charge from one point to another point। सबसे जरूरी बात,
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने अलग लिखा हुआ अलग कलर से, उसका कारण क्या है, कुछ ध्यान समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वोल्टन लगता है वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। लेकिन अगर यही हम ये बोल दें कि एक चार्ज है उसको हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आ रहे हैं, तो उस टाइम में जो वो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा केवल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम इन्फिनिटी से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर दी जा रही है, इसका मतलब चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कर रहे हैं। क्लियर? उस टाइम जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यूनिट चार्ज होना चाहिए लेकिन, ओके। तो यहां से ये हमारा फार्मूला निकल गया, यानी फार्मूला यही है, बस इस फार्मूले में इस डब्ल्यू का मतलब बदल गया है। डब्ल्यू कहां से कहां तक का है, ए से बी, तो डब्ल्यू ए बी लिख सकते हैं, ओके। तो यहां ये टॉपिक खत्म होता है, ओके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण से डेवलप होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ, इससे पहले भी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई चीज एनर्जी है तो उसके पास एबिलिटी होती है वर्क करने की, उसके पास एबिलिटी होती है वर्क करने की। अगर वो एनर्जी है तो उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने देखा हुआ है, फैन, लाइट, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो बल्ब जल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो फैन चल रहा है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने लाइफ को कितना ज्यादा इजी बना चुके हैं। हम अपने हाथ को अगर सेंस करना चाहें, हमारा दिमाग जब ऑर्डर देता है हमारे हाथ को किसी भी चीज को, अगर कोई भी अपना फिंगर यहाँ मिला रहे हैं तो हमारे दिमाग से यहां तक जो मैसेज पहुंच रहा है वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है। हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर दे तो हमारा वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही मेन पार्ट है हमारी लाइफ का, चाहे हम उसके अपने शरीर के बाहर से देख लें या शरीर के अंदर भी। क्लियर? तो आज हम लोग इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण से डेवलप होता है, या किसके कारण से हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं, किसके कारण से ये काज होता है। ठीक, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक, एनर्जी का एक फॉर्म है तो जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर एनर्जी का फॉर्म है इसका मतलब ये है कि उसके पास एबिलिटी होगी वर्क करने की। और अगर उसके पास एबिलिटी नहीं है वर्क करने की तो उसे हम एनर्जी नहीं कह सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर एनर्जी है तो जाहिर सी बात है इसके पास एबिलिटी टू डू वर्क होगी, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फैन। इलेक्ट्रिसिटी के पास एनर्जी है तभी ये फैन चल पा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। जब फ्लो करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करती है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक जब हम चार्ज पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, एक सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है वो खुद से डेवलप, मतलब वो किसी से नहीं मिलके बना होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है वो किसी के द्वारा बनाया गया होता है, इसीलिए उसको सेकेंडरी में रखा गया। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा ही किसी और एनर्जी के कारण से डेवलप होती है। ये जो एनर्जी सोर्स हो सकते हैं उनमें भी रिन्यूएबल हो सकते हैं, में भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स में सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी,
इन सब के कारण से इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप की जाती है हम सोर्स ऑफ एनर्जी एक चैप्टर है क्लास 10th में उसमें पढ़ेंगे। बकायदा मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से इन एनर्जीज को, हाइड्रो एनर्जी को या विंड एनर्जी को या सोलर या बायोमास या जियोथर्मल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पे उस चैप्टर में हम देखेंगे। क्लियर? चाहे न्यूक्लियर, आप नॉन रिन्यूएबल में देख लीजिए, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, ऑयल, ईटीसी, ये जो भी हैं, जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं एनर्जी के, उन सबसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है हम अलग अलग पार्ट में इसको देखेंगे। क्लियर? हालांकि ये हमारा अगले चैप्टर का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लास्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके में जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको, इन एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, उसका कारण कौन है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको जानना है तो सबसे पहले हमें किसको जानना पड़ेगा? चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या चीज है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे चार्ज के बारे में सोचा गया और क्या बात है चार्ज की। चार्ज, सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें हुए थे, बहुत छोटे से एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही छोटी क्लासेस में आप पढ़े होंगे इसको, 6 में 5th में ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि एक प्लास्टिक की रॉड है। इस प्लास्टिक की रॉड को जब सिल्क के, ये सिल्क का एक कपड़ा मान लेते हैं इसको, ये प्लास्टिक की रॉड को जब इस पे रब किया जाता है और फिर इस प्लास्टिक की रॉड को अगर हम एक कागज के टुकड़े के पास ले जाए, टिनी पीसेस ऑफ पेपर हो उनके पास अगर हम ले जाएं तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि रब करने के बाद सिल्क के कपड़े पर प्लास्टिक के इस रॉड को रब करने के बाद इसके पास ये एबिलिटी आ गई कि ये उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब ये चार्ज हो चुका है। इसको क्या बोला गया कि अब ये चार्ज हो गया। लेकिन ये चार्ज कब हुआ? जब इसको रब किया गया। ठीक, रब करने के बाद ये चार्ज हो रहा है। ऐसा ही काम, सेम प्रोसेस किया गया, लेकिन इस बार हमने ग्लास लिया, प्लास्टिक न लेकर के क्या लिया? ग्लास की रॉड लिया, कांच की रॉड। ठीक, इसको जब रब किया गया तो ये देखा गया कि सेम प्रॉपर्टी इसमें भी जनरेट हो रही है। क्लियर? यानी इसको भी रब करने पे ये देखा गया कि इसमें भी ये एबिलिटी आ जा रही है कि ये टिनी पीसेस को, जो कागज के टिनी पीसेस थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको ये अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक, तो इससे ये पता चला कि अब इनके पास ये ताकत आ गई। तो इस ताकत को एक नाम दिया गया, वही नाम है चार्ज। चाहे प्लास्टिक हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, अगर उसको हम सिल्क के कपड़े से रब कर रहे हैं, बहुत से मटेरियल को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया था, हम 2 ही को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसको बोला गया कि इस ताकत को बोला गया जिसके कारण से ये अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, उसको बोला गया चार्ज। और ये जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, उसी फोर्स को बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक, क्या बोला गया? इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक, ये जो डेफिनेशन लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये क्या चीज है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं के बारे में, थोड़ा सा इससे बैक होकर के पढ़ रहे हैं, फिर हम इस पे आएंगे। ये आपकी किताबी डेफिनेशन है। ठीक, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। ठीक, तो प्लास्टिक और ग्लास के बारे में हमने ऐसा देखा। अब हम बात करते हैं। ये देखा गया कि जब यही एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से किया गया कि 2 प्लास्टिक की रॉड ली गई, 2 प्लास्टिक की रॉड ली गई
और दोनों को अलग अलग रब किया गया, ठीक। और फिर दोनों को पास में लाया गया, तो ये देखा गया कि ये दोनों प्लास्टिक की रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक। ये दोनों क्या है, प्लास्टिक। सेम काम जब ग्लास के साथ किया गया तो ग्लास भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक। फिर ये सोचा गया कि चलो अब हम मटेरियल चेंज कर देते हैं। एक बार हमने क्या लिया, प्लास्टिक लिया, और एक रॉड क्या लिया, ये हमने ले लिया प्लास्टिक, और ये ले लिया ग्लास। इन दोनों को हम सिल्क के कपड़े से रब करते हैं। अब दोनों को पास मिला कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन है, इसको हम ग्लास मान रहे हैं, ये रेड है, इसको हम प्लास्टिक मान रहे हैं, ओके। प्लास्टिक को कांच के पास जब ले आया गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, लेकिन जब प्लास्टिक को प्लास्टिक के पास लाया गया तो एक दूसरे को रेपेल करने लगे। मतलब ये है कि अगर सेम मटेरियल है तो उसमें सेम चार्ज आ रहा है, एक ही नेचर का चार्ज आ रहा है, लेकिन अगर मटेरियल हम चेंज कर दे रहे हैं तो नेचर ऑफ चार्ज भी बदल जा रहा है। क्लियर? यानी इस चीज पे डिपेंड करा है। कुल मिला के कहने का मतलब सीधा सीधा कहें तो चार्ज दो तरीके के हो रहे हैं, ठीक। अगर हम डिफरेंट चार्जेस को एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिमिलर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहां से दो बात पता चली। क्या पता चली? कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। ये दो बात पता चली। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक। तो दो चार्ज, एक को बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज, एक को बोला गया नेगेटिव चार्ज। हालांकि इसकी भी अपनी एक अच्छी सी कहानी है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। अलग वीडियो बना करके चार्ज की हिस्ट्री के बारे में हम अलग से बता देंगे, नहीं तो हमारा टॉपिक पीछे हो जाएगा, ओके। हम एक वीडियो इसके बाद भी दे देंगे चार्ज पे, केवल चार्ज की हिस्ट्री पे, जिसमें हम इसके मिथ के बारे में बताएंगे, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो तरीके के चार्ज हैं। और ये देखा गया कि अगर सिमिलर चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं, ये देखिए, बहुत जरूरी बात है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हैं। ये देखिए, ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन इधर जा रही है, दोनों दूर जा रहे हैं। सेम इसमें भी, ये इस तरफ आ रहा है, वो उस तरफ जा रहे हैं, ये दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लेकिन जब ये अट्रैक्ट करेगा, यानी हम अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो एरो की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की तरफ है, यानी ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, रिपल्सन, ठीक। तो दो तरीके का बिहेवियर पता चला चार्ज में, कि एक में अट्रैक्शन होगा, एक में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर? अच्छा, अब मान लेते हैं कोई चार्ज है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इस चार्ज का अपना एक पर्टिकुलर फील्ड होगा जहां तक ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। आपको ध्यान समझिए इसको, इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होगा जहां तक ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम चीजों को रब करते हैं तो रब करने के बाद वो चार्ज हो जाता है, यानी रबिंग इज द प्रोसेस बाय विच एनी बॉडी गेट चार्ज्ड, ओके। यानी जब हमने इसको रब किया ऐसे बाल पर तो ये चार्ज हो गया। क्लियर? लेकिन ये जो चार्ज हुआ है, इसको जब हम कागज के बहुत पास ले गए तब अट्रैक्ट किया, ऐसा नहीं कि बहुत दूर किया तभी अट्रैक्ट कर लिया। यानी जब ये दूर था तब अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन जब पास में किया तो ये अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक पर्टिकुलर फील्ड है जहां तक ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है, उसके बाहर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर? तो ये चार्ज है, अब ये चार्ज रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है, ठीक। यानी एक स्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है। इसके चारों ओर का ये फील्ड है, यही फील्ड इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
अब इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर हम लाएं, मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज है, इस चार्ज को हम यहां पे ला रहे हैं, तो हम देखेंगे इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और इसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब यहीं से ये चार्ज की डेफिनेशन किताब में आपके लिखी हुई है क्या, कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, ये जरूर बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी, कहीं कहीं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी लिखा होगा, ठीक, तो बिल्कुल कंफ्यूजन, दोनों सही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काजेस इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये देखिए क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जिसके कारण से काज कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, ये टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज को हमने रख दिया तो ये चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से ये बताया गया कि ये बॉडी जो है, ये पार्टिकल जो है, ये चार्ज्ड है, जिसके कारण से ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स में भी अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। क्लियर? वो डिपेंड करेगा इन दोनों का आपस में नेचर कैसा है। दोनों सिमिलर हैं तो रिपल्सन होगा, दोनों अपोजिट हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो यहां से हमने चार्ज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, ठीक। बाकी हमने बताया कि हम जब आपको केवल चार्ज के बारे में एक वीडियो डालेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि चार्ज की पूरी कहानी क्या थी और कैसे कैसे इसका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नाम पड़ा, ये सारी बातें आप उसमें देखेंगे। क्लियर? फिलहाल हम आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, हमने ये जान लिया कि चार्ज है, चार्ज के चारों ओर फील्ड होगा, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी ये चार्ज के चारों ओर का जो फील्ड है, जहां तक चार्ज अपना इफेक्ट दिखाएगा वही उसका क्या होगा, फील्ड, वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, जहां तक वो अपना इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ध्यान से सुनिए। मान ली पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपके पास कितनी ताकत है। हमसे भी कोई पूछेगा या आपसे कोई पूछेगा कि आपकी कितनी पोटेंशियल है तो आप अपनी ताकत के बारे में बताएंगे, ठीक। कुछ ऐसा ही है ये टॉपिक। कैसे हम इसको अपनी डेली लैंग्वेज में रिलेट, कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको इसी बेसिस पे पढ़ेंगे कि जैसा हम अपना डेली लाइफ यूज कर रहे हैं उसको उसी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, तो हमें आपको समझाने में आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक। हम वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ठीक, ये चार्ज है तो इस चार्ज का चारों ओर का एक फील्ड होगा, ठीक। हम बहुत दूर कहीं पे एक चार्ज ले लेते हैं, इसको इस तरफ बनाते हैं, ठीक। तो ये फील्ड है, यस से बहुत दूर एक कोई टेस्ट चार्ज हमने ले लिया। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, ऐसा चार्ज जिसपे हम स्टडी कर रहे हों वही हमारा टेस्ट चार्ज होता है, ठीक। तो यहां पे हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये चार्ज है, इसके चारों का ओर का ये फील्ड है और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ये कौन सा डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर, ठीक, पर एक कोई क्यू चार्ज रखा है, क्यू नॉट बोल दिया हमने इसको, ओके। अब करना क्या है कि इस क्यू नॉट को हमें फोर्स लगा करके कहां पे लाना है, इसके अंदर, यहां पे लाना है, ठीक। ध्यान समझिए, इस क्यू नॉट को इंफिनिटी से उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आना है, ओके।
तो हमें पता है कि अगर एक बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह तक हमें डिस्प्लेस करना है तो हमें वहां पे वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क, W। और W बराबर आपने पढ़ा होगा F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि अगर इस Q चार्ज को, Q नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आना है तो यहां पे हमें एक्सटर्नल कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा इस Q को, तभी ये Q यहां पे आ सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो यहां पे ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पे कुछ वर्क हमको करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है ना? तो ये जो पोटेंशियल है ये यही बताता है। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। ये पोटेंशियल यही बता रहा है। क्या बता रहा है? कि अगर कोई टेस्ट चार्ज है उसको आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं तो आप कितना वर्क कर रहे हैं, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यानी वो आपसे कितना वर्क डन मांग रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में। क्लियर? तो इसी को दिखाया जाता है W अपॉन में Q नॉट से। क्लियर? इस डेफिनेशन को मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं। देखिए, अगर हम मान लेते हैं जो Q नॉट है हमारा वो 1 कूलम हो, 1 कूलम, कूलम चार्ज की यूनिट होती है। ओके, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम है। अब Q की वैल्यू 1 रख दीजिए तो V इज इक्वल टू क्या निकल गया? W अपॉन में 1, यानी यहां से हमको मिला V इज इक्वल टू W। क्या मिला? V इज इक्वल टू W। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब किसके बराबर हो गया? वर्क डन के बराबर। लेकिन कब? कंडीशन है उसकी। कंडीशन क्या है? कि जो चार्ज है आपका वो यूनिट हो। क्लियर? तो अब हम मान लेते हैं कि ये चार्ज हमारा यूनिट है। हमने मान लिया कि ये 1 कूलम है। क्लियर? अब इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में जितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से, इस यूनिट चार्ज पर इसको हमने 1 ले लिया, 1 से डिवाइड करेंगे W ही आएगा, तो V इक्वल टू क्या निकल गया? W। ये ठीक। तो यहां से V इक्वल टू W, कंडीशन क्या है? Q इक्वल टू क्या हो जाए? 1 कूलम। ठीक, तो V इक्वल टू क्या हो गया? W। यानी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में जितना वर्क डन हमने किया वही वर्क डन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब अगर हम सीधा सीधा कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या? कितना वर्क डन आप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर निकला? वर्क डन के बराबर। लेकिन कंडीशन क्या है? चार्ज 1 कूलम हो। तो अब इस डेफिनेशन को हम बनाते हैं। क्या? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन। लेकिन किस चीज का वर्क डन? 1 कूलम पर वर्क डन, जो उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आ रहा है। क्लियर? तो इसी को लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन फॉर bringing a charge from infinity to inside electric field। ठीक, 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आने में जितना वर्क डन हमको करना पड़ा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। क्लियर? तो आइए इसको हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। ठीक, ये हम एकदम प्रॉपरली बना दे रहे हैं। आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल इसी तरीके से बना लेंगे। ओके, यहाँ पे एक फोर्स लगा दीजिए
अब ये निकल गया आपका V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, वेयर Q इज इक्वल टू 1 Q नॉट इज इक्वल टू, सिंस Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, देन V इज इक्वल टू W। अब इसके अकॉर्डिंग ये रही आपकी डेफिनेशन। क्लियर? ये तो हो गया। आगे V इक्वल टू W अपॉन में Q है। W क्या है? वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? चार्ज। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो यहां से पोटेंशियल की यूनिट क्या निकल गई? जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्लियर? अब इसको हम यहां पे लिखते हैं, वोल्ट है, V को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट है, इसका मतलब हमारा वर्क डन कितना है? 1 जूल। और चार्ज कितना था? 1 कूलम। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। अभी तक हमने क्या डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब हम ये डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट क्या है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल पर कूलम। ठीक? इसी को देखिए, अगर हम 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल का वर्क डन, ऐसे देख लीजिए, ध्यान से समझिए, 4 जूल ये उसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। इस पे जो वर्क डन कर रहे हैं वो कितना है? 1 जूल। इस पे जो वर्क डन कर रहे हैं वो कितना है? 1 जूल। और इसको ला कहां रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर? यानी 1 कूलम के चार्ज को अगर हम 1 जूल का वर्क डन करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 1 कूलम, सॉरी 1 वोल्ट। क्लियर? यानी 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल का वर्क डन अगर हम कर दें उस पे, और वो क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अंदर आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे चला जाए, तो हम कहेंगे उस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका है? अब 1 वोल्ट। क्लियर? अब इसी को हमें लिखना है। 1 वोल्ट क्या है? तो 1 वोल्ट क्या है? तो ध्यान समझिए, 1 जूल ऑफ वर्क डन किस पे? पर कूलम पे। यानी 1 जूल पर कूलम जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। यानी 1 जूल पर कूलम। या इसको अच्छे से इसी तरीके से बना के लिखिए। ठीक? ये सब मिटा देते हैं। देखिए 1 वोल्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब जस्ट इसी के जैसे गाना हम लोग नहीं बनाते, एक गाना पता चल गया उसी की तर्ज पे बनाते चलते हैं, तो बस इसी पे बेस्ड हम डेफिनेशन बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। देखिए 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं 1 कूलम पे, और मिल क्या रहा है हमको? 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक potential in which in which 1 joule of work is done
फॉर चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम done for bringing 1 kilo from ठीक। चलिए 1 volt is the value of electric potential in which 1 joule of work is done for bringing a charge of 1 coulomb from infinity to inside electric field। infinity से 1 coulomb के चार्ज को अगर हम 1 जूल का वर्क डन करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आ रहे हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा। ओके चलिए आगे डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि डेफिनेशन पूछा जाता है। मैं आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी किताब की लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, ये मैं उसी तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़े हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे या कोशिश करेंगे तो आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल याद करके नहीं लिख रहा हूं किसी चीज को, आपके सामने ही उसको समझा, आपके सामने ही मैंने उसको बनाया। ठीक, सेम चीज चाहिए आपको करना है कि आपको बना लेना है, ये एबिलिटी डेवलप करनी है आपको। क्लियर?